हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमेश सर और आलोक सर। तो चलिए बातचीत करते हैं कि क्या कुछ हुआ है बिहार स्टेट के रिजल्ट में। इस पे सबसे पहले स्वागत करते हैं रमेश सर का। रमेश सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। धन्यवाद सर। आलोक सर, आपका भी स्वागत है हिंदी क्लब में। जी सर, धन्यवाद सर। आलोक जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्टेट का रिजल्ट आया है, सारे अभ्यर्थी, लगभग अभ्यर्थी जो जिन लोगों का क्वालिफाइड दिखा रहा है, वो लोग परेशान हैं कि कितने अभ्यर्थी किस विषय में किस तरीके से मतलब पास हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी सोशल साइंस में दिखाया जा रहा है कि वो पास हैं। वो जानना चाहते हैं कि वो क्वालिफाइड दिख रहा है यानी पास हैं, क्या वो लोग एलिजिबल हैं, आगे जो भी वैकेंसीज आती हैं उसमें किस तरीके से होगा। देखिए, जो विज्ञापन था स्पष्ट लिखा हुआ था कि जितना सीट है उतना ही आपको रिजल्ट देना है, और ऐसा इंस्ट्रक्शन जो है शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को लेटर के द्वारा भी माध्यम से पोस्ट किया था। और आप देख सकते हैं फेसबुक पर मैंने वो डाला भी है, बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी जो ग्रुप है हम लोग का फेसबुक पे, उस पर मैंने वो लेटर डाला भी है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जितना सीट है उसी के बराबर बिहार बोर्ड को रिजल्ट पब्लिश करना है। तो इसमें कोई दोहरा नहीं है कि हाँ, मतलब कोई लोग सोच रहा है कि हाँ 75 नंबर पे क्वालिफाई कर गया, तो आप सोचिए कि सोशल साइंस में 75 नंबर पे क्वालिफाई करना, यानी उतने लड़के मिले नहीं उनको, सीधी सी बात है। जो लड़के मिले 75 से ऊपर क्वालिफाइंग, उतना सीट था, उतने लोग क्वालिफाई कर गए, सीधी सी बात है। इसमें कोई ये वाली बात नहीं है कि हाँ आप नॉर्मलाइजेशन का भी जो प्रोसेस हुआ उसमें क्या हुआ, बहुत लोग का मार्क्स घट भी तो गया। मान लीजिए जिनका 75 था पहले, सपोज नॉर्मलाइजेशन जब हुआ उनका शिफ्ट में अगर इजी शिफ्ट हुआ तो पता चला कि 10-20 नंबर उनका कम हो गया, तो आखिर तो वो तो चलेगा, नॉर्मलाइजेशन का कारण पीछे चले गए। इस कारण से रिजल्ट जो है जेन्युइन है, जितना सीट है उतना ही रिजल्ट है, जहां तक मेरी जानकारी है और जहां तक मेरी बातचीत है और जितना मेरी जानकारी है। और अभी तक आप देखे होंगे जितना जानकारी मैंने दिया है वो ऑलमोस्ट सही हुआ है, चाहे वो केस के संदर्भ में हो चाहे रिजल्ट के संदर्भ में हो, सारी चीजें सही हुई हैं, आप देखे होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि मान लीजिए आपने कहा कि 10-20 नंबर कम ज्यादा हुए हैं नॉर्मलाइजेशन में, यानी इजी शिफ्ट हुआ है कि 10 नंबर कम है, लेकिन यहाँ तक देखा गया है कि 10 नंबर आपका माइनस में भी जाके दिख रहा है। तो ये माइनस में इसलिए दिख रहा है ना कि नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला अप्लाई किया गया, ठीक है। हाँ हाँ। और उस फॉर्मूला के अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आया वो निगेटिव वैल्यू आ गया। इसमें कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आप किसी शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक, और उस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स जा रहा है 50 और आपका जो है नंबर आ रहा है 20, यानी आप उस शिफ्ट के एवरेज परसेंटेज से 30 कम हो गए हैं। इस कारण से जो मार्क्स आपका होगा उसमें -30 कर दिया गया है। मतलब ये है ना कि आप ज्यादा क्वेश्चन, जो बच्चे ज्यादा क्वेश्चन गलत कर दिए हैं इसलिए उनका माइनस में जा रहा है। हाँ, ज्यादा क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, और दूसरी बात है कि उनके शिफ्ट में इजी शिफ्ट मिला उनको, और इजी शिफ्ट मिलने के बाद भी उतना अच्छा स्कोर वो नहीं कर पाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए उनका माइनस में चला गया। ये जो रिजल्ट आया है, फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला वो अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला होने के बाद मार्क्स को वो डिक्लेयर करते हैं। 4 अंकों तक देखे होंगे मार्क्स आपको दिया जा रहा होगा। अच्छा, एक चीज ये एक चीज और है कि ये जब रिजल्ट आया है नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो इसमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी आया है कि जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वगैरह। बिल्कुल वैसे ही आया है। जनरल में तो आपको जितना टॉप रैंकर है जनरल में है। हाँ, तो इसमें इसीलिए जो है कि कैटेगरी में जो ओबीसी भी है और सोशल साइंस से है, और उनका अगर उस कैटेगरी में 69 और 68 मार्क्स आ रहा है तो क्वालिफाई है। हाँ, बिल्कुल क्वालिफाई। अगर इतना ही मार्क्स आपका जनरल कैटेगरी, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ। टोटल सीट था आपको हाई स्कूल में, जो सीट था वो 25,000 था, आपने सुना ही होगा। 25,000 सीट है, 25,270 सीट है टोटल। 3 विषय का रिजल्ट रोका गया है। आपको साइंस का 5,054 सीट है, 1,000 कुछ है सीट आपका संस्कृत का, और 1,000 का सीट है, यानी ऑलमोस्ट 7,000 सीट का रिजल्ट रोका गया है। 7,160। मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। देखिए, टोटल सीट जो है, कुल योग है पूरे सीट का 25,270 है, जिसमें विज्ञान का 5,054 है, और आपका संस्कृत का 1,054 है, उर्दू का 1,000 है। ये देखा जाए तो टोटल हो जाते 7,108 है। 7,108 है, तो इसको छोड़कर और बाकी घटा लीजिए उसमें उतना। हाँ, तो वो टोटल हो रहे हैं 18,162।
यानी जो रिजल्ट जो घोषणा हुआ है वो टोटल है 18,162। लेकिन देखा जाए रिजल्ट हम लोग का तो पेपर 1 में 16,000। रिजल्ट घोषणा नहीं हुआ है, रिजल्ट जितना सीट है 18,162। हाँ रिजल्ट तो घोषणा 16,000 का ही हुआ है। हाँ, तो ये अंतर क्या हुआ है, ये क्लियर कीजिए। 16,000 ये अंतर इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें मिनिमम कट ऑफ जो क्वालिफाई मार्क्स का था वो लोग भी लड़के क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो सीट रिक्त रह गया है। सीट रिक्त रह गया है। और वो मुझे लगता है कि वो विषय आपको गणित ही होगा, गणित हो गया, इंग्लिश हो गया, ये दो विषय पर मुझे डाउट है। गणित और नहीं, लेकिन गणित और इंग्लिश ही होगा ये विषय, देखिएगा आप। आज न कल वो जानकारी आएगी ही क्या इसमें है, लेकिन वो गणित और अंग्रेजी ही होगा जिसमें फिलअप नहीं कर पाया होगा। और ज्यादातर चांसेस अंग्रेजी का है, क्योंकि अंग्रेजी में रिजल्ट बहुत कम होता है। और गणित का पेपर टफ था, लेकिन आप देख रहे हैं टफ शिफ्ट वाले दिन का रिजल्ट बहुत ज्यादा हुआ है। इसलिए आई डोंट थिंक कि गणित में ज्यादा खाली गया होगा। नहीं, आलोक सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए कि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इंग्लिश में थे वो ज्यादा थे, और सीट भी है, सीट भी ज्यादा था, कम नहीं था सीट। 5,054 सीट था। 10,000 कुछ कैंडिडेट ही था। हाँ 10,000 थे और 5,054 सीट था। 5,054 सीट है। मिनिमम क्वालिफाइंग भी पास नहीं कर पाया होगा। नहीं कर पाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग नहीं कर पाए होंगे, इसलिए मान लीजिए 1,500 सीट छूटा होगा उसमें। अब किसमें छूटा, अंग्रेजी में मेरा चांस ज्यादा, मतलब मेरा आकलन है कि अंग्रेजी में ज्यादा छूटा होगा। अंग्रेजी में छूटा होगा और कुछ मैथ में भी छूटा होगा। कुछ मैथ में हो सकता है, थोड़ा बहुत छूटा हो, 100-200 हो, और मैं कंफर्म नहीं कर रहा। बाकी विषयों में मुझे नहीं लगता है कि सोशल में तो छूटने का कोई चांस ही नहीं है, फिर छूटने का। हिंदी हो गया आपका, हिंदी में होगा नहीं मेरे समझ से। हिंदी में भी नहीं होगा। हाँ, हिंदी में भी नहीं होगा। जो चांसेस है अंग्रेजी और गणित का ही है। यहाँ पे भी हम आंकड़ा क्लियर कर देना चाहते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल जो सीट होते हैं 3 विषय छोड़ के, 3 विषय का रिजल्ट नहीं आया। कौन कौन से विषय हैं वो है आपका विज्ञान और है आपका संस्कृत और उर्दू। इन विषय को अगर छोड़ के देखा जाए तो टोटल जो सीट है वो है 18,162, जिसमें रिजल्ट हुआ है आपका 16,068 का। ये लगभग मेरे ख्याल से 2092 के करीब में हो रहा है। तो 2092 जो माइनस करके 2092 है वो आपके गणित और अंग्रेजी के कैंडिडेट हो सकते हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया। यही संभावना है, क्योंकि अंग्रेजी में भी अच्छा खासा सीट था, 5,054 सीट थे। और गणित ज्यादा नहीं थे। हाँ, कैंडिडेट ज्यादा नहीं थे। और गणित का जो भी है 5,054 है, लेकिन शिफ्ट जो था बहुत टफ था, जिसके कारण इसमें ज्यादा क्वालिफाई नहीं है। सामाजिक विज्ञान में बहुत ज्यादा अभ्यर्थी हैं कि वो सीट ज्यादा क्वालिफाई कर गए हैं। आप देखिए, अब 10 और 11 तारीख वाले बच्चों का ज्यादा रिजल्ट हुआ है। ज्यादा रिजल्ट हुआ, बिल्कुल सही। 14 तारीख वाला ज्यादा माइनस में गया, ऐसा है क्या? 14 तारीख वाले बहुत लोग माइनस में चले गए हैं। कारण है कि 14 तारीख का इजी शिफ्ट था। आपका शिफ्ट इजी है और आपका एवरेज स्कोर आ रहा है, आपके इजी शिफ्ट के एवरेज स्कोर से कम आ रहा है, तो कम आने पे नुकसान हो गया उन लोग का। यानी जो आपके शिफ्ट का एवरेज स्कोर है उससे आपको बेहतर करना है। उससे अगर आप बेहतर करिएगा तभी आपका परसेंटाइल जो है वो कटेगा या बढ़ेगा, जो भी होगा कम से कम होगा। अगर आप ज्यादा कम कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपका मार्क्स नेगेटिव में जाएगा। चलिए, अच्छा तो एक चीज ये बताइए सर, नेगेटिव में मार्क्स वो फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं ना, जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग वो नेगेटिव में चला गया होगा। पूछिए, रमेश जी पूछ रहे थे सवाल, पूछिए। मैं ये पूछ रहा था सर, ये बताइए कि जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनको तो स्कोर कार्ड मिलेगा? हाँ बिल्कुल, स्कोर कार्ड तो मिलेगा ही सबको। और स्कोर कार्ड मिलेगा और उसके बाद से फिर से अप्लाई करने के लिए ये नोटिफिकेशन आएगा कि आप अप्लाई करिए और कहाँ आप डालना चाहते हैं। अच्छा रमेश जी, वहां हम चलेंगे। अभी हम लोग इसी पे बात कर लेते हैं। पेपर 1 का हमने मुद्दा रख दिया। पेपर 1 में एक चीज क्लियर हुआ कि 2092 जो है वो गणित, अंग्रेजी और गणित से संबंधित है। अब यहाँ पेपर 2 की भी चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। पेपर 2 जो है वो आपका देखा जाए तो टोटल जो सीट है वो लगभग 12,000 समथिंग था, 12,170 लगभग था। अगर मैथिली को भी जोड़ा जाए तो मैथिली का लगभग सीट 105 था। तो देखा जाए 12,065 था सर। हाँ, तो उसमें मैथिली भी जुटी, 12,065 था। फिर मैथिली भी जुटा है, मैथिली उस समय नहीं था, बाद में ऐड हुआ है। तो मेरे ख्याल से मैथिली का 105 सीट था। तो ये 12,000 समथिंग, समझिए 12,000 समथिंग था। उसमें जो रिजल्ट आया है वो है आपका 8,501 थी जी। तो ये 3,500 का जो गैपिंग है ये किस सब्जेक्ट में हो सकता है? देखिए,
या ऐसा भी है क्या कि अतिथि शिक्षकों के लिए ये रिक्त रख दिया गया है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा इसी हिसाब से इसमें देखिए इसमें भी मुझे लग रहा है ना कि अंग्रेजी में, हाँ वही होगा, इसमें भी अंग्रेजी और मैथ और वही सब्जेक्ट हो सकता है, साइंस सब्जेक्ट, फिजिक्स वगैरह ये सब। जी। तो इसमें इसी का और हाँ, इसका पेपर 2 के जो आप बता रहे हैं, हाँ हाँ 2000 कुछ जो है, और पेपर 1 का हाँ। यही टोटल 5000 सीट जो है अभी रिक्त है। रिजल्ट देने के बाद भी 5000 तक सीट अभी रिक्त बचल है। एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा, पेपर 2 में जो कंप्यूटर साइंस है 1673 सीट था। हाँ ये तो फुल हुआ होगा निश्चित। विज्ञप्ति में था 1673, लेकिन आपको हम बता दें कि बाद में कंप्यूटर साइंस में 1000 सीट बढ़ाया गया है और उनका एग्जाम इसी में लेके जोड़ा गया है। ये उसका लेटर तो मैंने पोस्ट किया है फेसबुक पे, आप देखे होंगे। वही लेटर है जिसमें ये क्लियर किया गया है, जिसमें विभाग जो है लिख रहा है बोर्ड को कि 1000 कंप्यूटर में सीट बढ़ा के ये स्टेट में लीजिए, और साथ ही साथ जितने सीट हैं हर विषय के उतना ही रिजल्ट आपको पब्लिश करना है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस का ये 1000 जो बाद में सृजित हुआ है सीट, उसको ऐड किया गया है? जोड़ा है इसमें, हाँ बिल्कुल जोड़ा गया है इसमें सीट। यानी ये 2673 हो गए हैं। हाँ बिल्कुल 2673 हो गए, भले ही अब नहीं दिखा रहा होगा वहाँ विज्ञप्ति में जो भी, लेकिन आज न कल जब पूरा डेटा आएगा तब देखिएगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में बहुत बच्चे थे और देख रहे हैं आप कंप्यूटर साइंस में भी 40,000 तक थे सर, 41,000 समथिंग टोटल अभ्यर्थी थे उसमें जो भी अपेयरिंग हुए। अब देख रहे हैं 75 से ऊपर वाले को क्वालिफाई दिखा रहा है, इसका मतलब है कि वो 1000 सीट जुटा है जब निश्चित रूप से। अच्छा, तो इसमें देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस आपका जो भी सीट है वो फुल हुआ होगा, और वनस्पति शास्त्र मात्र 835 था, ये भी जितना सीट है उतना रिजल्ट आया होगा। प्राणी शास्त्र भी ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, ये सब साइंस सब्जेक्ट जितने हैं ना, आपको साइंस नहीं सीट यहाँ पे कम है 835, यहाँ पे सीट कम है 835 वनस्पति शास्त्र में और प्राणी शास्त्र में 723 है। लेकिन 835 लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगा, आपको बता रहे हैं ना हम, ऐसा तो हम लोग देख रहे हैं। 2011 में भी जो एग्जाम हुआ तो उसमें भी आंकड़ा पता कर लीजिए, पूरा सीट जितना था उतना लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ रखिए कि पेपर 2 में हर विषय से कुछ ना कुछ सीट खाली छूटा होगा, हर विषय से, तभी जाकर के 5000 जो है ये वैकेंट है। एक पार्टिकुलर सीट को आप नहीं कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये पार्टिकुलर सीट ही खाली रहा होगा। यानी कंप्यूटर साइंस को छोड़ के बाकी सब सीट में देखा जाए तो कुछ सीट को छोड़ के बाकी सब में आपको सीट कुछ ना कुछ खाली रहा होगा। और ये आज न कल जब डेटा आएगा तो आप देख लीजिएगा, उसमें भी ज्यादा चांसेस आप रखिएगा गणित और मैथ का ही। गणित और मैथ और फिजिक्स, हाँ मतलब साइंस सब्जेक्ट, रसायन भी है, फिजिक्स भी, गणित, अंग्रेजी। सीधा सवाल है जिसमें सीट ज्यादा है, तो सीट ज्यादा आपको किसमें था? फिजिक्स में था, केमिस्ट्री में था, मैथ में था और इंग्लिश में था, तो उसमें यही सीट, उसी में ज्यादा वैकेंट होगा, ज्यादा चांसेस इंग्लिश में है सर। आज न कल जो पूरा डेटा जब आएगा तो देख लीजिएगा, तो मैं कर रहा हूँ इसके डाटा को नहीं। जैसे फिजिक्स में भी देखा जाएगा 2384 था, और जो अपीयर हुए थे वो भी मेरे ख्याल से 3000 समथिंग थे, कोई 1-2 हजार का डिफरेंसेस है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी सीट खाली होने की संभावना है। तो ये एक उदाहरण था। देखा जाए तो पेपर 2 में भी जो साइंस सब्जेक्ट है या अंग्रेजी सब्जेक्ट है उसमें जो भी सीट है वो आपका वैकेंट हो सकते हैं, और पेपर 1 में देखा जाए तो अंग्रेजी और गणित के हो सकते हैं। ये बिना आरटीआई आए हुए सब्जेक्ट वाइज क्लियर नहीं होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसीलिए इस तरह का रिजल्ट आया है। अच्छा, यहाँ पे बात को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग इसमें देखा जाए तो ये तो प्रोसेस हुआ कि किस तरीके से रिजल्ट जारी हुआ। अच्छा, एक प्रश्न और जनरल प्रश्न है, बच्चों का, अभ्यर्थियों का है कि हम पास हो गए हैं तो सर क्या होगा? हम क्वालिफाइड मेरा दिखा रहा है, जब स्कोर कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं तो मेरा क्वालिफाइड दिखा रहा है। ये तो देखिए, ये स्टेट जो हुआ था ये डिफरेंट स्टेट है बाकी पुराने स्टेट से या टीईटी से। इसका मतलब सिर्फ ये था ना कि पहले क्या पता है, मिनिमम क्वालिफाइंग लोग जितने मार्क्स लाए सबको सर्टिफिकेट बांट दिया कि आप क्वालिफाई कर गए टीईटी। और इस स्टेट में सिर्फ इतना ही हुआ है कि जो जितना सीट है, जिस कैटेगरी में जितना रिक्ति है, जो फ्यूचर तक भरी जानी है उतना रिक्त को ही पास करना है, ये एक था इसमें। लेकिन मिनिमम होगा, हाँ मिनिमम तो लाना मस्ट है सबके लिए ना। अब आगे प्रक्रिया क्या होगी, सरकार कितना जल्दी से बहाली करने के मूड में है, ऑनलाइन तरीके से करेगी कि ऑफलाइन तरीके से करेगी, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन एक चीज तो है कि सरकार की जरूरतें जो है वो बहुत ज्यादा है हाई स्कूल में टीचरों की, इसलिए वो चाहेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा करे कि जल्दी से जल्दी सीट को फुलफिल किया जाए। तो एक चीज ये बताइए कि ये जो बात हो रहा था, जो शिक्षा मंत्री जो है कल बता रहे थे कि छठे चरण की
बाद से फिर ये 7वें चरण का रिजल्ट है, ये 7वें चरण की बहाली तब होगी। तो क्या इसमें ज्यादा टाइम लग सकता है क्या 6ठे चरण को क्लियर करने में? उस सब में क्या होता था कि सीट जितना है और रिजल्ट बहुत लोग का पब्लिश था। इस बार तो सीट कम ही सीट है। दूसरा बात है नियोजन निकाय भी आपका लिमिटेड है। मान लीजिए हर जिला में आपको मुश्किल से 5-10 नियोजन निकाय है, यानी अगर आप 300-400 फॉर्म अगर भर देते हैं और 32 जिला है तो समझिए कि पूरा नियोजन निकाय आपका कवर अप हो जाएगा जी। तो अब ये सरकार कैसे करती है, जिला वाइज अलॉटमेंट करती है सीट का कि फिर नियोजन इकाई की तरफ दोहराती है फॉर्म भरवाने के लिए, क्या करती है ये तो भविष्य के गर्त में है। अब इसके बारे में हम लोग अगले सप्ताह में विभाग से संपर्क करेंगे, देखते हैं विभाग की तरफ से क्या फीडबैक मिलता है, हम लोग इसमें क्या विभाग सोच रहा है। अभी थोड़ा सा रिजल्ट आया, आप देख ही रहे हैं कि रिजल्ट के लिए हम लोग कितना प्रयास किए। अब थोड़ा सा कुछ रिलैक्सेशन फील हो रहा है कि रिजल्ट तक करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अभ्यर्थी जो प्रश्न पूछे थे उसका आंसर क्लियर नहीं हो सका है। जैसे उन्होंने पूछा था कि जिनका भी क्वालिफाइड लिख रहा है वो सेफ मोड में है। क्वालिफाइड लिखने का मतलब ही है कि आप सेफ मोड में है, यानी जितना सीट है उसमें आप क्वालिफाइंग कर रहे हैं। बस यही पूछना था कि अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हर विषय में ज्यादा नंबर, वो किसी विषय में ज्यादा दे दिए हैं या किसी विषय में कम हो गया है, तो ज्यादा वो तो देंगे नहीं, तो स्पष्ट है क्योंकि पहले से ही विज्ञप्ति में यही चीज है कि इतना सीट देना है आपको, जितना सीट है उतना रिजल्ट देना है, ये पहले से ही ऑलरेडी है। ज्यादा कम वो लग रहा है इसलिए ना उन लोग को, चूंकि 75 नंबर पे क्वालिफाइंग देख रहे हैं सोशल साइंस का, तो सोच रहे हैं सब लोग क्या कि 75 नंबर कैसे हो गया। तो कारण ये है कि 75 होने का कि भाई जो 75 सीट है वो तो घट के 30-40 चले गए, नेगेटिव मार्किंग हो गया ना उनका, सबका मार्क्स घट चुका है। इसलिए जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो ज्यादा क्वालिफाइंग कर रहे थे वो कर नहीं पाए जो हम लोग सोचे हुए थे, और कट ऑफ आपका एकदम लोएस्ट चला गया, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अच्छा, एक और प्रश्न कि कुछ बच्चों का ऐसा है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं, जैसे अंग्रेजी का एक भी सब्जेक्ट का हमने देखा है, खुद चेक भी हमने किया है और कारण हमें नहीं पता, उनका स्कोर कार्ड दिखाई नहीं रहा, बगल में जो ऑप्शन बनता है स्कोर कार्ड का वो नहीं दिख रहा। एक बटनी या जूलॉजी किसी सब्जेक्ट का था, उनका भी स्कोर कार्ड बगल में नहीं दिखा रहा था। कारण क्या हो सकता है? ये टेक्निकल एरर हो सकता है या मे भी हो सकता है कि उस टाइम जो एग्जाम दे रहे होंगे उसमें उन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा फाइनल सबमिशन करने में वगैरह में। ऐसे नॉर्मली तो फाइनल सबमिशन तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्या अब एग्जैक्ट कहना कुछ मुश्किल है, वो उसके लिए तो बोर्ड से संपर्क करना चाहिए। बोर्ड से संपर्क करना चाहिए। अगर आपका यहाँ क्लियर मैं कर देता हूँ, अगर आपका विज्ञान, संस्कृत और उर्दू विषय नहीं है, इन लोगों का स्कोर कार्ड नहीं आया है, इन लोगों को देखने को भी नहीं मिला होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको विभाग मतलब जो भी बोर्ड है उससे संपर्क करना चाहिए। अगर आपने एग्जाम दिया हो, सब कुछ अच्छे तरीके से किया है तो वो तो हेल्पलाइन नंबर दिया ही हुआ है उस पे, कि मतलब मेल करने के लिए कोई प्रॉब्लम हो तो उस पे वो कर ही सकते हैं। जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था उस पे मेल करने वाला, तो कुछ बच्चे बता रहे हैं कि वहां पे रिप्लाई वगैरह भी नहीं आ रहा। विज्ञापन में जो है वो हेल्पलाइन डेस्क करके कुछ है, हमको मिलता है तो आपको स्क्रीनशॉट में दिखा देंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि वहां पे रिप्लाई नहीं मिल रहा। अब यहाँ के बाद थोड़ा सा और प्रश्न बढ़ाते हैं। जैसे में कुछ अभ्यर्थी जो हैं ईडब्ल्यूएस वाले और जो महिला हैं वो खासा नाराज हैं। ईडब्ल्यूएस का क्या कहना है? ईडब्ल्यूएस वाले कह रहे हैं कि हम लोग को मतलब 75 मार्क्स आएगा तभी क्वालिफाई किया गया है, जबकि सभी रिजर्व कोटा को मतलब उन लोगों का 45% पे किया गया है। तो हम लोग को मतलब क्यों पास कराया जा रहा है 50% पे? महिला का भी जो जनरल महिलाएं हैं उनका भी यही कहना है। ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है ना, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आप देखे होंगे सीटेट में भी इस तरह का डिमांड हुआ था, केस भी हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पात्रता परीक्षा में इस तरह की कोई आपको नहीं मिलने वाली है। दूसरा बात ये है कि ईडब्ल्यूएस क्या है, बस एक सीट जितना है उसमें आपको मिलेगा कि आपको उतना सीट केवल जनरल कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस के होंगे उनको भरा जाएगा, उसमें और कैटेगरी के लोग नहीं आ सकते हैं, इसलिए वो सीट बना हुआ है। लेकिन क्वालिफाइंग तो आपका 50 ही रहेगा, जितना है 50% लाने का उतना ही रहेगा आपको, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बाकी जितने भी हैं आपको, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, महिलाएं हो, दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी हो, सबके लिए 45% है। ये पहले से ही बोर्ड के विज्ञापन में स्पष्ट रूप से क्लियर किया गया। अच्छा, एक चीज यहाँ रोकेंगे, महिला पे आपने कहा 45%, जब विज्ञापन आप देखेंगे तो महिला वहां शब्द नहीं लिखा हुआ है।
नहीं, महिला शब्द लिखा हुआ है, आप जाके एक बार विज्ञापन को फिर से पढ़िएगा। मेरे पास विज्ञापन है, स्पष्ट तरीके से हम आपको दिखा देंगे। आपके पास विज्ञापन है तो आप विज्ञापन में पॉइंट नंबर ई पढ़िएगा जरा। पॉइंट नंबर 14 जो दिया होगा, 14 में पॉइंट नंबर एवं स्वास्थ्य अनुदेशन योग्यता परीक्षा, पॉइंट नंबर ई पढ़िएगा। पॉइंट नंबर ई में पढ़िए आप क्या लिखा ई है। में लिखा है उत्तीर्णता, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति ये हम आपको बता दें, ये बता दें कि 14 से संबंधित है। हम ये बता दें आपको क्लियर कट कि ये शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा से संबंधित है। ऊपर जब हम चलेंगे, क्वालिफाइंग सबके लिए एक ही था ना, ये कुछ ऐसा कुछ तो नहीं, ये स्पेशल नहीं था शारीरिक शिक्षक वालों के लिए, कुछ उनके लिए स्पेशल कुछ होगा उसमें। नहीं, ये 14 का ABCD ये है। और यहाँ हम ऊपर देखेंगे तो इसमें अलग तरीके से लिखा गया है कि जो माध्यमिक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, पॉइंट नंबर 11 शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 है का न्यूनतम उत्तीर्णांक निम्नवत होगा, जिसमें सामान्य है 50% अंक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग का 45% अंक है। ये पॉइंट नंबर है आपका 11। प्रिंट हो सकता है महिला, क्योंकि अब देख रहे हैं कि सेम चीज आपको लिख रहा है उसमें शारीरिक शिक्षक वाले में, तो हमको लगता है कि महिला इसमें छूट गया है और कोई बात। अच्छा ठीक है, तो महिला का छूट गया अगर आप भी मानते हैं तो यहाँ पे महिलाओं का कहना है कि हम लोगों को क्यों नहीं उत्तीर्ण घोषित किया गया। तो जब सीट भर जाएगा सर ऊपर तो कैसे उत्तीर्ण होगा सर, आप ये बताइए। महिलाओं को जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है उनका वो 45 है, यानी 45 में तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे कि हाँ इस विषय में क्वालिफाई कर गई। लेकिन उस विषय में उनके महिलाओं का जो सीट है उस पे जो आगे की महिलाएं हैं वो कितना नंबर ला रही, ये भी तो डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। अगर 70 नंबर तक में उतना सीट फिलअप हो जाएगा तो फिर 68 वाले को क्यों लेगा महिलाओं से वो। इसका मतलब अगर वो गणित और अंग्रेजी की होती है महिला तो वो फाइट कर सकती हैं। गणित और अंग्रेजी की महिला अगर वो होती हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि गणित और अंग्रेजी पेपर 1 का आपका शिफ्ट का जिस विषय में आप किस महिला के बारे में बता रहे हैं वो दीजिएगा तब पता चलेगा एक्सैक्ट। नहीं तो ये भी तो क्लियर नहीं है ना कि पेपर आप बता रहे हैं जो कि किसी महिला का ऐसा हुआ है कि 45% से ऊपर उनका है, उनको डिस्क्वालीफाई दिखा रहा है। हाँ, तो वो कौन सब्जेक्ट था वो आप बता रहे थे जिसके बारे में? नहीं कैटेगरी कौन सा था? देखिए कैटेगरी वगैरह से कोई मतलब नहीं, महिला में कैटेगरी से कोई मतलब नहीं मतलब है ना सर कि महिला में भी कैटेगरी से मतलब है। अगर महिला में EWS है, महिला में जनरल है, महिला में OBC है, क्वालिफाई करेगा। EWS हो, OBC हो, SC ST कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। अरे तो ठीक है 45 पे क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन ऊपर वाले अगर ज्यादा लाए हैं तो फिर इन लोगों को क्वालिफाई करने के बाद में तो मिनिमम कट ऑफ है ना 45। बिल्कुल ज्यादा अगर लोगों का होगा, मान लीजिए 45% मिनिमम है और कोई 45% लाया है, उतना ही में सीट भर गया, 45 वाले में क्यों उठाएगा नीचे से, सवाल ये उठता है ना। और अगर ऐसा हुआ है तो इससे और एक जो परसेप्शन लोगों का बना हुआ है कि सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट ज्यादा हो गया है सोशल साइंस का या कंप्यूटर का, कैसे पॉसिबल है कि 75 नंबर वाला लड़का सबको क्वालिफाई कर दिया, सोशल साइंस में इतना लड़का परीक्षा दिया है। तो और इससे साबित भी हो तो गया ना इस चीज का तो इससे साबित ही हो गया, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जिसके बारे में एक भी महिला हो, बहुत सारी की बात छोड़ दीजिए, जिनका 45% आ रहा हो और उनको सिलेक्टेड इन मेरिट नहीं है यानी डिस्क्वालीफाई है, इसका मतलब समझ लीजिए आप फिर इसी से आप। अच्छा सर एक चीज और बताए, आप बता रहे हैं कि महिला कोई भी हो 45% पे पास है, ठीक है सर क्वालिफाई है, तो लेकिन उन लोगों का कैटेगरी तो होगा ना सर कि जनरल EWS OBC ये सब कैटेगरी तो होगा ना महिला में। तो कैटेगरी में तो उनका सीट होगा ना केवल। हाँ बिल्कुल कैटेगरी में सीट होगा, कैटेगरी में तो उनका सीट नहीं है उनका। जैसे महिलाओं को 35% आरक्षण है वो तो है ही उनका हर कैटेगरी में। उस 35% में अलग अलग उनका कैटेगरी होगा। बिल्कुल। तो उसमें अगर जो ऊपर वाले जो महिला ज्यादा नंबर लाई है और वो सीट भर गया, हाँ तो नीचे वाले को नहीं दिया। नीचे वाले बेशक 45 ला करके क्वालिफाई कर रहे हो, फिर उनका जो है क्वालिफाई नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए महिला वाला जो प्रॉब्लम है इस पे हम दोबारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे 11 नंबर पॉइंट में नहीं दिख रहा है, वो निर्देशक वाले जो हुआ है स्वास्थ्य अनुदेशक वाला उसमें दिख रहा है। तो इससे टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशन निकला है तो इन्हें उसी समय कंप्लेन करना चाहिए। देखिए हम किसी के पक्ष में विपक्ष में नहीं बोले। इस तरह कुछ था
हाँ तो उसी समय कंप्लेन करना चाहिए। हाँ, कंप्लेन करना चाहिए। लेकिन देखिए ये एक पीडीएफ फॉर्मेट में निकला था, ठीक है, एक पेपर में भी विज्ञप्ति निकला था, हाँ, उसको देखना पड़ेगा कि पेपर में एग्जैक्ट उसमें लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। एक पेपर कटिंग में निकला हुआ था, आप देखे होंगे पेपर कटिंग। लेकिन जो भी विज्ञप्ति होता है उस पे सिग्नेचर वगैरह होता है, माना उसी को जाता है। लेकिन हम इस पे फिर से आपसे डिस्कस कर लिया जाएगा, महिला वाला जो बता रहे हैं कि जो पीडीएफ है इस पे किसी का सिग्नेचर था, आप देखे थे जो आप बता रहे हैं पॉइंट नंबर 1, 2 और 3, इस पे किसी का सिग्नेचर नहीं है, आप देख लीजिए। नहीं, किसी का सिग्नेचर नहीं है सर, किसी का सिग्नेचर नहीं। ये एक जस्ट और इस पे जो है ना विज्ञप्ति संख्या भी नहीं है। विज्ञप्ति संख्या पेपर में जो पब्लिश हुआ था आपको जी, विज्ञप्ति संख्या था आपका। चलिए ठीक है, इस पे फिर से डिस्कस होगा। अब हम बात करते हैं आगे का। अच्छा ये बताइए कि जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं, वो बचा हुआ है आपका विज्ञान का, संस्कृत का, आपका उर्दू का। इसमें देखा जाए तो टोटल मतलब उर्दू में 1000 सीट है, संस्कृत में 1054 है, विज्ञान में 5054 है, टोटल 7108 का रिजल्ट जो जारी हो सकता है। उसमें टोटल अभ्यर्थी देखा जाए तो 23,565 है। इसमें जुट रहे हैं 106 अभ्यर्थी और, तो ये हो जाते हैं 23,671, जिसका परीक्षा होने जा रहा है 2 अप्रैल 2021 को, और मई के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आने की संभावना है। मतलब ऐसा ये संभावना है कि मई में रिजल्ट आ सकता है, फर्स्ट वीक में। अब ये बताइए कि ये जो बचे हुए हैं वो और जो पास हो गए हैं वो लोग को, इन दोनों का सर्टिफिकेट एक साथ आएगा, या जो अभी क्वालिफाई हो गए हैं उन लोगों का सर्टिफिकेट मिलना स्टार्ट हो सकता है? सर्टिफिकेट मतलब जो क्वालिफाइड जिन लोगों का दिख रहा है उनका। नहीं, वो एक साथ नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि सारे प्रोसेस एक ही साथ। यानी अब इंतजार करना पड़ेगा मई तक, मई के बाद आपका जून तक इंतजार करना, यानी जून तक इन लोगों को सर्टिफिकेट मिल सकता है, मई जून तक। अब यहाँ पे बताइए कि मई जून तक इन्हें सर्टिफिकेट मिलता है, तो अब ये बहाली का प्रोसेस कब तक अब आएगा? ये प्रोसेस आपको जून से भी आ सकता है, कुछ लोग का मतलब ये भी कहना है कि, लेकिन सर ये देखिए हमें लग रहा है गर्मी छुट्टी से पहले ये टीचरों को बहाल कर लेगा, क्योंकि गर्मी छुट्टी से तो किसी तरह से चलाएगा। सर ये बताइए कि गर्मी की छुट्टी से पहले अगर छठा चरण वाला जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ये 7वां वाला करेगा नहीं गवर्नमेंट। छठा चरण में कुछ बचा थोड़ी हुआ, छठा चरण में तो सारा चीज हो चुका है, वो तो बस केवल एक जो देना है वही बाकी है। मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट का कुछ जिला बचा हुआ है सर, 2-3 जिले बचे हुए हैं। अच्छा ठीक है, 2-3 जिले बचे हुए वो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने छठा चरण रखा है, बहुत अच्छा रखा है। छठा चरण में 2011 वाले हैं, 2011 में जो पास आउट हैं वो लोग छठे चरण में हैं। अब ये बताइए कि जो अगला होगा, जैसे 7वां चरण का भी मुद्दा चल रहा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें, को ये बताइए कि 2011 वाले आएंगे कि क्या होगा? 7वां चरण में 2011 वाले आएंगे नहीं, बिकॉज ये प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। नहीं, 7वां चरण तो यही है ना जो ये रिजल्ट आया हुआ है अभी। कल रिजल्ट आया है, यही 7वां चरण है जी, यही 7वां चरण है, तो उसमें वो लोग आएंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि अगर जो लोग बच जाएंगे उनका क्या होगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उन लोग की वैधता मई जून में खत्म हो रही है, क्योंकि 2012 से 2019 तक वैधता थी 7 सालों की, जिसको 2 साल बढ़ाया गया था 2021 तक। तो ऑटोमेटिकली 2021 में उनकी वैधता मई जून आते आते खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर जो भी होगा वो 7वें चरण के लिए होगा। यानी जो अभी जो क्वालिफाई हो रहे हैं, क्वालिफाइड हैं, तो इसी के हिसाब से आपका वैकेंसीज वगैरह आएंगे, और उसमें केवल जो अभी जो क्वालिफाइड होंगे 2019 वाले, वही केवल अप्लाई करेंगे। बिल्कुल वही अप्लाई करेंगे। अब वो अप्लाई कैसे ये कराते हैं, ऑनलाइन कराते हैं या ऑफलाइन कराते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पुराने सिस्टम को ही फॉलो करेंगे तो फिर वही ढांक के 3 पार्ट वाला बात हो जाएगा। तो एक चीज और बताइए सर कि इसके बाद से जो नियमावली अभी आया हुआ है, जो नियमावली चेंज हो गया था कि टेट का जो मार्क्स है उनमें जुड़ेगा, सिर्फ आपका ट्रेनिंग और ग्रेजुएशन के मार्क्स को जोड़ करके 2 से भाग दे करके मेरिट बनेगा। तो बिल्कुल क्या ये नया वाला ही फॉलो करेगा गवर्नमेंट? बिल्कुल वही होगा ही होगा। अब अच्छा, इसके बाद मान लीजिए सर्टिफिकेट सभी को मिल गया जून तक, उसके बाद बहाली प्रोसेस स्टार्ट होगा, जाहिर सी बात है शिक्षा विभाग स्टार्ट करेगा अपना। इसमें फिर से वही आवेदन लाने की प्रक्रिया होगी, या तो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होगा, हाँ। हाँ, तो उसके बाद सारे अभ्यर्थी जिस तरीके से जिले वाइज करते हैं
उस तरीके से करेंगे, मतलब जिस तरीके से अभी करेंगे। अब ये देखना है कि सेंट्रलाइज कर लेता है या हर जगह सबको भेजता है। देखिए मुझे तो लग रहा है ना सर, लेकिन जिस तरीके से मेरिट प्राइमरी में ये बात उठा था सेंट्रलाइज करने का, तो मुझे उम्मीद है कि सेकेंडरी में अब कम से कम सेंट्रलाइज जरूर होनी चाहिए। इसमें से प्राइमरी में भी इस बात को विभाग फील किया कि हमको ऑनलाइन करना चाहिए। जब विभाग पहले से फील्ड प्राइमरी में कर रहा था ऑनलाइन करने के लिए, अभी से सुने में होंगे कि प्राइमरी की वैकेंसी मतलब रद्द होने की कगार पे है क्या, कि ऑनलाइन आवेदन कराए। बिल्कुल, लेकिन फिर आंदोलन हुआ तो दबाव में विभाग ने इसको वापस लिया कि मतलब इस तरह कोई प्रपोजल नहीं है हमारा, तो हम जैसे चल रहा था वैसे चले हैं। लेकिन आखिर विभाग सोचा क्यों था, इसी सब कारणों से। तो हो सकता है कि विभाग आगे इस तरह की गलतियां ना करके ऑनलाइन ही कराएगा, जहां तक हमको उम्मीद है, लग भी रहा है। और इसके लिए हर संभव जो प्रयास होगा वो मैं करूंगा भी अपने स्तर से। ओके, तो इसका मतलब वहाँ पे फिर से वैकेंसीज आएगा, वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वहाँ पे सारे अभ्यर्थी जैसे 94 के का हो रहा है, 94,000 का जो हो रहा है उसी तरीके से अप्लाई होगा। मतलब या तो सेंट्रलाइज हो जाए, लेकिन प्रोसेस तो वही होगा। तो यहाँ पे जो मेरिट बनेगा वो आपका अनुमानित 2020 के अनुसार बनेगा। तो अगर पेपर 1 में अगर जो क्वालिफाई हुए हैं उनका ग्रेजुएशन प्लस बीएड होगा, बट्टे 2 होगा। सर एक चीज मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि जो मेरिट बनेगा ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग वाले को लेकर के, लेकिन ये जितने लोग क्वालिफाई हैं वो लोग उतने सीट तो है ही, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना सर मेरिट का। हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ मैं। तो जितने लोग क्वालिफाई हैं, जितनी सीट है उतने लोग क्वालिफाई हैं, तो फिर मेरिट बनाने से फर्क क्या पड़ेगा आपका ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग को जोड़ने से? देखिए मेरिट तो बनेगा, वो जो नियोजन निकाय है उसके लिए बन रहा है ना मेरिट। ये तो आपको बस ये जो स्टेट का जो मार्क्स था वो सिर्फ इसलिए था कि उतना ही को क्वालिफाई कर। मतलब मेरे पूछने का मतलब ये था कि किसी कैंडिडेट को डर नहीं है, मतलब वो आएगा ही आएगा, मेरिट में आएगा ही आएगा। देखिए मेरिट में तो वो आएगा ही आएगा, लेकिन बात है कि जो चाह रहा है वहाँ पे वो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, ये डिपेंड करेगा। अच्छा, हाँ ये है। हम अब रहते हैं छपरा में, ठीक, हम चाहेंगे कि मेरा छपरा में हो, लेकिन हो सकता है कि छपरा में हमसे ज्यादा मेरिट वाले लोग होंगे तो पहले उनका होगा। फिर जैसे अब और सब बहाली जैसे हो रहा था वैसे ही सेम समझिए। और क्या, बस यही है कि इस बार मतलब कंपटीशन में जो अभ्यर्थी होंगे अप्लाई करने वाले वो कम होंगे, चीज होगा। और अगर बाकी तो सारी चीजों से पहले थी वैसे ही रहेगा। इसका मतलब ये सेंट्रलाइज होगा तो बहुत अच्छा होगा। सेंट्रलाइज ऑनलाइन हो तो बहुत अच्छा रहेगा सबके हित में। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि वो प्रयास भी मैं करूंगा अपने स्तर से, सब लोग कर भी रहे हैं, करेंगे भी आगे। तो यहाँ पे आपको हम क्लियर कर देते हैं कि अगर आपका पेपर 1 क्वालिफाई हुआ है तो आपका मेरिट कैसे बनेगा। तो आपका जो भी ग्रेजुएशन है और बीएड है बट्टे 2 हो जाएंगे, और पेपर 2 है तो जो मास्टर लेवल का जो है डिग्री वो प्लस बीएड होगा, बट्टे 2 हो जाएंगे। इसके साथ ही जो अतिथि शिक्षक हैं उन लोग को जो भी वेटेज वगैरह का प्रोसेस है, 5 अंक वगैरह 1 ईयर का देने वाला का है वो मिलेगा। तो जैसे बात है उन्हें थोड़ा सा प्राथमिकता मिल जाएगा तो वो जाना चाहेंगे। तो अतिथि शिक्षक तो सिर्फ जो है 10+2 में ही है ना? हाँ, 10+2 के बारे में ही बता रहे हैं हम। तो वहाँ पे इन लोगों का ये बनेगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात आती है तो सारे डॉक्यूमेंट आपके लगने चाहिए, वो मैट्रिक हो इंटर हो, सारा आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। जैसे आप 94K का अप्लाई आपने जैसे किया था सेम प्रोसेस है आपका, कि इसमें लगेगा अगर EWS है तो जब भी वैकेंसीज निकलेगा उसी फाइनेंशियल ईयर का लगेगा। और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है तो करेंट का बनवा लीजिएगा, जून जुलाई तक आएगा तो नए सेशन में सारे लोग डॉक्यूमेंट वगैरह बना के तैयार रखिए, उसके बाद अप्लाई करेंगे। यही होना चाहिए, नहीं अलग सर? जी बिल्कुल यही होना चाहिए। और रमेश सर और कोई सवाल हो तो बताया जाए। बस इसमें एक चीज और ये है कि जैसे कि अगर 94,000 की बात करें तो उस समय जो डॉक्यूमेंट जो EWS या निवास वगैरह या बहुत सारे जो हैं बनाया गया था, तो क्या वो अभी तक वैलिड रहेगा 94,000 वाला, या फिर से नया बनवाना पड़ेगा? भरते समय फॉर्म तो उस समय था। देखिए जो भी प्रक्रिया होगा ना वो आपको अप्रैल के बाद ही होगा, कुछ भी होगा मई के बाद, ठीक है? तो मई में तुम लोग का रिजल्ट ही आएगा, उसके बाद ही कुछ हमको जहाँ तक लग रहा है। तो ये जो आप देखते होंगे कोई चीज का साथ वैलिड जो रहता है वो 1 साल के लिए, तो अप्रैल में ही मार्च में खत्म हो जाता है।
तो अप्रैल से नया बनवाना ही पड़ेगा सब, आपका जो भी हो आवासीय हो। अब वो नई वैकेंसीज रहेगी, नया विज्ञापन रहेगा तो उस अनुसार आपको भरना है। हाँ, उसके अनुसार तो बनाना ही पड़ेगा आपको, बनाने में ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। हाँ, ज्यादा सही रहेगा। ओल्ड वाला से कोई ये नहीं है। और कुछ बच्चे हैं, जैसे कुछ बच्चों का आया है जो निरस्त हो गया, भूगोल और इतिहास उन्होंने नहीं लिया था, 587 है, वो लोग भी खासा मतलब उदास है। उन लोगों ने कहा था कि सर हमें क्या करना चाहिए, तो उन लोगों के लिए कुछ उनके लिए कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि विज्ञप्ति में स्पष्ट ये वर्णन था कि इतिहास और भूगोल की अनिवार्यता थी। तो अनिवार्यता थी तो कम से कम एग्जाम भी तो आपको देना पड़ेगा ना उस सब्जेक्ट से। एक कम से कम उसमें से कोई चूज करना था। दोनों सब्जेक्ट में से कोई। क्यों किया गया तो बाध्यता करने का लॉजिक क्या था, इसीलिए बात था ना कि वो कंपल्सरी है कि वो पढ़ना होना चाहिए आपका। अब आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम में आप नहीं दे रहे हैं, तो फिर फायदा क्या होगा फिर एग्जाम देने का। अब यहाँ पे जाते जाते हम आपको बता देते हैं कि कुल अभ्यर्थी जो भाग लिए थे इसमें वो हैं 1,54,951, जिसमें पास हुए हैं 24,599। पेपर 1 में देखा जाए तो 1,09,667 है, जिसमें पास हुए हैं 16,068। पेपर 2 की चर्चा की जाए तो टोटल है ये 45,284, पास हुए हैं 8,531। जो बचे हुए हैं जिनका रिजल्ट जारी होना है वो है टोटल कुल 23,565 सब्जेक्ट है, उर्दू, संस्कृत और विज्ञान। इसमें 106 जो कैंडिडेट और जुड़ेंगे तो ये टोटल हो जाते हैं आपका 23,671। रिजल्ट जो जारी होगा उर्दू का 1,000 हो सकता है, संस्कृत का 1,054 हो सकता है, विज्ञान का 5,054 हो सकता है। टोटल अगर इतने अभ्यर्थी उत्तीर्ण होते हैं तो टोटल हो जाता है 7,108। इस पे रिजल्ट आ भी सकता है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो रमेश जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आलोक सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हिंदी क्लब के साथ जुड़े। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब के साथ। इसके साथ ही कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर से जो महिला वाला है वो अच्छे तरीके से चर्चा नहीं हो पाया है, फिर से इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे एक नए वीडियो के साथ। और कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो भी वीडियो होता है उसमें इंक्लूड करने का। तो ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।